हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसान नाथ और साधक काल कपाल की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, कहानी लाने में देर हो गई। एक्चुअली इस स्टोरी पे थोड़ा काम चल रहा था, इसीलिए इतना वक्त लग गया इस कहानी को लाने में। तो यहाँ तक आपको कहानी पसंद आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले आप उसे सुन लें, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। तो जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि सुभाष के साथ क्या क्या गलत हुआ, उसकी बीवी और बेटी कैसे मरे और उसके बाद किस तरह उसकी मुलाकात एक शमशान में साधक काल कपाल के साथ हुई और किस तरह उसने साधक काल कपाल की बातों में आकर कितनी ही बच्चियों को मारा और उनके हृदय से अपनी बेटी को नहलाया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी फिर से जी उठेगी। पर क्या सच में ऐसा था? क्या सच में साधक काल कपाल उसकी मदद कर रहा था? उसने पुलिस को सारी बात बताई और ये सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर कुलदीप ने शिवपुर थाने के इंचार्ज नरेंद्र को कॉल किया ताकि वो तांत्रिक मसान नाथ से उनकी बात करवा सके और वो उनसे मदद ले सके। तो आइए जानते हैं आगे कि क्या तांत्रिक मसान नाथ उनकी मदद करेंगे, क्या उन तक ये खबर पहुंच पाएगी, क्या वो साधक काल कपाल का सामना कर पाएंगे और इन सब चीज़ों से इस थाने को और सुभाष को मुक्त कर पाएंगे। आइए सुनते हैं। तांत्रिक मसान नाथ सुबह सुबह प्रतिदिन की तरह योग और ध्यान में व्यस्त थे। उसी वक्त डाकिया आकर उन्हें एक चिट्ठी दे गया। योग और ध्यान करके स्नान करने के बाद उन्होंने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस चिट्ठी को आसनसोल के गांव शिवपुर थाने से थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र ने भेजा था। चिट्ठी को खोलकर कुछ देर पढ़ते ही एक नाम जानकर उनकी आंखों में चमक आ गई। लगभग 1 महीने से तांत्रिक मसान नाथ इस व्यक्ति की खोज में लगे हुए हैं। उन्होंने इसके लिए अपने तंत्र शक्ति का भी प्रयोग किया था और आज वो दिन आ ही गया जब उन्हें उस व्यक्ति का पता मिल गया। चिट्ठी के सबसे अंत में लिखे पते को पढ़कर तांत्रिक मसान नाथ ने अपने मन ही मन कहा, काल कपाल, मैं आ रहा हूँ। बर्धमान के सदर थाने में इस वक्त हलचल है। सुभाष के केस का कोई किनारा ही इंस्पेक्टर आशीष और ना ही सब इंस्पेक्टर कुलवंत खोज पाए। इधर सुभाष का शरीर दिन प्रतिदिन डरावना दिखने लगा है। प्रतिदिन ही वो अद्भुत तरह से व्यवहार करने लगता, मानो उस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। इसके अलावा अब भी सुभाष की मृत लड़की की लाश उन्हें नहीं मिली और ना ही साधक काल कपाल नामक किसी साधु बाबा को पुलिस खोज पाई। इस केस से जुड़े हत्यारे सुभाष को पकड़ने के कारण पुलिस डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्टर आशीष को एक नया केस दे दिया है। इसीलिए इंस्पेक्टर आशीष इस थाने में कभी कभार ही आते हैं। इस थाने का पूरा दायित्व अब सब इंस्पेक्टर कुलवंत पर ही है और सब इंस्पेक्टर कुलवंत अपनी पिछली गलती के पश्चाताप में मन लगाकर एक सच्चे और ईमानदार पुलिस होने का कार्य निभा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर कुलवंत अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइलों को देख रहे थे। संभवतः ये राजू मंडल के गैंग का क्राइम फाइल है। उसी वक्त थाने के बाहर से एक शक्तिशाली पुरुष की आवाज़ सभी के कानों में आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ को सुनते ही सब इंस्पेक्टर कुलवंत अपने कुर्सी को छोड़कर थाने के दरवाजे पर आए। उन्होंने देखा कि थाने के दरवाजे पर एक मध्यम आयु के साधु बाबा जैसे आदमी खड़े थे। साधु बाबा धोती और लाल वस्त्र पहने हुए थे। उनके दाहिने हाथ में एक धातु से बना कड़ा है जिस पर जय मां तारा लिखा हुआ था। साधु बाबा के बाएं हाथ और गले से रुद्राक्ष लटक रहे थे तथा उन्होंने अपने माथे पर एक बड़ा गेरुआ रंग का तिलक लगाया था। साधु बाबा का उज्जवल चेहरा ऐसा था कि उन्हें देखकर ही भक्ति व श्रद्धा जागृत हो जाए। सब इंस्पेक्टर कुलवंत कुछ देर साधु बाबा को देखते रहे और फिर बोले, आप कौन हैं? आपको किससे मिलना है?
सामने से साधु बाबा की आवाज़ आई। मेरा नाम तांत्रिक मसान नाथ है। नरेंद्र नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मुझे इस जगह का पता मिला, इसीलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ आ गया। ये सुनते ही सब इंस्पेक्टर कुलवंत समझ गए कि यही वो शक्तिशाली तांत्रिक है जिनकी सहायता से नरेंद्र ने उस गांव को बचाया था। इंस्पेक्टर कुलवंत बोले, हाँ हाँ तांत्रिक बाबा, आपके बारे में ही नरेंद्र ने मुझे बताया था। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुलिस होकर भी आपसे सहायता मांग रहा हूँ, इस पर ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ये घटना बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर आप आए और एक केस को सॉल्व करने के लिए हम आपकी सहायता ले रहे हैं, ये बात गोपनीय है, इसीलिए कृपया करके आप भी किसी को कुछ मत बताइएगा। वैसे आपको यहाँ तक आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? तांत्रिक मसान नाथ ने कहा, नहीं नहीं, असुविधा का कोई कारण ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से गुरु प्रार्थना कर रहा था, उनसे मैंने कहा कि मुझे सही पथ दिखाइए और उन्होंने मुझे पथ दिखा दिया। मेरे असली पथ प्रदर्शक मेरे गुरुदेव ही है, क्योंकि इस साधक काल कपाल को मैं पहचानता भी नहीं था। लेकिन साधक काल कपाल से मुझे अब आमना सामना करना ही होगा, जो भी हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा थाना नकारात्मक शक्ति का अखाड़ा बन चुका है। सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने पुलिस थाने के चारों तरफ देखते हुए पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ नहीं। वैसे वो व्यक्ति कहाँ है जिसके बारे में मैंने चिट्ठी में काफ़ी कुछ पढ़ा? सब इंस्पेक्टर कुलवंत अंदर जाते हुए बोले, आइए तांत्रिक बाबा, इधर आइए। सब इंस्पेक्टर कुलवंत तांत्रिक मसान नाथ को साथ लेकर सुभाष के लॉकअप की तरफ गए। लॉकअप के अंदर सुभाष एक कोने में विश्राम कर रहा था। अब तांत्रिक मसान नाथ बोले, एक ठंडा परिवेश महसूस हो रहा है, किसी नकारात्मक आत्मा का यहाँ पर वास है। एक काम करेंगे, इस लॉकअप के दरवाजे को खोल दीजिए, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। इसके बाद आप बाहर से बंद कर दीजिए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कुलवंत चौंक गए। ये क्या कह रहे हैं तांत्रिक बाबा? ये मैं नहीं कर सकता। हम खुद ही बाहर से उसे सब कुछ दे रहे हैं। अंदर जाने का दुस्साहस किसी ने नहीं किया। अगर मैंने दरवाज़ा खोला और वो किसी तरह यहाँ से भाग गया तो मुझे सर नहीं छोड़ेंगे। देखिए कैसे उसने लॉकअप के सरिये को अपने हाथों द्वारा हल्का टेढ़ा कर दिया है। तांत्रिक मसान नाथ बोले, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोई 2 दिन साधना की किताब पढ़ा हुआ साधक नहीं हूँ। अगर इस आदमी की जान बचानी है तो मुझे अंदर जाकर सब कुछ जानना होगा, वरना यह आदमी ऐसे ही और अस्वस्थ होकर मर जाएगा। सब इंस्पेक्टर कुलवंत बड़े संकट में पड़ गए कि तांत्रिक मसान नाथ को अंदर जाने का जोखिम लिया जाए या नहीं। कहीं सुभाष ने उन पर हमला कर दिया तो थाने में कोई घटना हुई, फिर आशीष सर को क्या जवाब दूंगा। सब इंस्पेक्टर कुलवंत कुछ देर सोचते रहे और फिर तांत्रिक मसान नाथ के ऊपर विश्वास करके उन्होंने फैसला किया कि वो लॉकअप खोलेंगे। उन्होंने हवलदार जगदीश से आदेश दिया कि लॉकअप के गेट को खोल दो। आदेश अनुसार हवलदार जगदीश ने लॉकअप का गेट खोल दिया। तांत्रिक मसान नाथ अब लॉकअप के अंदर गए। इसके बाद तांत्रिक मसान नाथ के इशारा करते ही हवलदार जगदीश ने फिर से लॉकअप का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब तांत्रिक मसान नाथ धीरे धीरे सुभाष के पास गए। सुभाष अधमरा जैसा एक कोने में लेटा हुआ था। तांत्रिक मसान नाथ उसके पास जाकर बैठ गए। उसके माथे के बीच में अपना अंगूठा रख दिया। उन्होंने शायद कुछ मंत्र भी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर ऐसे ही अपना अंगूठा सुभाष के माथे पर रखने के बाद तांत्रिक मसान नाथ उठकर लॉकअप के गेट पर आ गए। हवलदार जगदीश ने लॉकअप का दरवाज़ा खोल दिया और तांत्रिक मसान नाथ लॉकअप से बाहर निकल आए। अब उन्होंने सब इंस्पेक्टर कुलवंत और हवलदार जगदीश से कहा, जहाँ तक मुझे समझ आया, एक नकारात्मक शक्ति या कहे पिशाचिनी सुभाष के ऊपर है। इसे किसी ने उसके ऊपर जानबूझकर भेजा है। संभवतः ये कार्य साधक काल कपाल ने ही किया है। उस साधक ने सुभाष के शरीर को मोहिनी तंत्र द्वारा अपने वश में कर रखा है। साधक काल कपाल मोहिनी तंत्र में पूरी तरह सिद्ध है। मुझे इस मोहिनी तंत्र की विपरीत प्रक्रिया करके सबसे पहले सुभाष के इस वशीकरण को काटना होगा, वरना कोई भी मंत्र और शक्ति काम में नहीं आएगी। इसके बाद उसे देह बंधन मंत्र द्वारा इस जाल से मुक्ति पाना होगा। ये कार्य उसे खुद ही करना होगा। मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन इससे पूरी तरह पिशाचिनी शक्ति उसके शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। अगर सुभाष ने खुद से उस मंत्र का जाप किया तो सही रहेगा।
साधक काल कपाल का यही कार्य है कि समाज के दुखी व समाज से अलग किए गए लोगों को अपने तंत्र जाल में फंसाकर अपना कार्य करवाना। वो उन लोगों की भलाई कर रहा है ये दिखाकर पूरा फायदा खुद उठाता है। जिन लोगों से वो ये सभी कार्य करवाएगा उसे भनक भी नहीं लगेगी कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है, क्योंकि मोहिनी तंत्र या कहे वशीकरण का यही काम है। एक अन्याय का बदला दूसरा अन्याय करना है। यही बात साधक काल कपाल सभी को सिखाता है, जो कि कभी सही नहीं। साधक काल कपाल इस पिशाचिनी को भेजकर कोई भी कार्य करवा लेता है। जब वो पिशाचिनी आत्मा सुभाष के अंदर आती है तब वो आम लोगों से काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है और जो कार्य सुभाष से साधक काल कपाल करवा रहे थे उसे करने से पहले उन्होंने सुभाष के ऊपर पिशाचिनी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, जिससे कि सुभाष अमानवीय होकर बिना कुछ सोचे खूनी प्रथा करता रहे। जो भी हो इंस्पेक्टर साहब, अब आप यहाँ से अगर बाहर जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं विपरीत मोहिनी तंत्र का प्रयोग करूँगा। ये सब सुनकर सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने प्रश्न किया, ठीक है तांत्रिक बाबा, हम जा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं, मेरे पास एक बांसुरी है। उस बांसुरी से मैं एक बहुत ही खूबसूरत धुन बजाऊंगा और वही मोहिनी तंत्र को काटने वाला धुन होगा, क्योंकि मोहिनी मंत्र द्वारा किसी को वशीकरण करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को बांसुरी की धुन सुनानी पड़ती है। ये एक मायावी क्रिया है और मैं जानता हूँ कि ये कार्य साधक काल कपाल ने ही किया है। सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने कहा, तांत्रिक बाबा, आपने सही कहा। सुभाष बता रहा था कि शमशान में उसे बांसुरी की एक मायावी धुन सुनाई दी थी। वो धुन इतनी मोहित कर देने वाली थी कि सुभाष अपनी लड़की की मृत्यु का दुख भूलकर उस धुन के पीछे पड़ गया। तांत्रिक मसाननाथ बोले, आप सभी के लिए एक सावधानी है कि जब मैं अपनी बांसुरी बजाऊंगा तो उसे केवल सुनेंगे, उस धुन में कोई भी खो मत जाना। अगर उस बांसुरी की आवाज़ में खो गए तो इससे आप सभी की भी हानि हो सकती है। अच्छा यही होगा कि आप सभी अपने कान को कुछ देर के लिए बंद करके रखिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, बांसुरी की आवाज़ में आप सभी कृपया मोहित मत हो जाना। तांत्रिक मसाननाथ के कहे अनुसार सब इंस्पेक्टर कुलवंत, सभी हवलदार और सभी कांस्टेबल अपने कान दबाकर और कान में रुई डालकर वहां से बाहर चले गए। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से मदन मोहन बांसुरी को निकाला। इस बांसुरी को उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा ग्रहण करते वक्त दिया था। तांत्रिक मसाननाथ उस बांसुरी को निकालकर सुभाष के लॉकअप के सामने जाकर अपने घुटनों के बल बैठ गए। अब उन्होंने अपने मदन मोहन बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। उस बांसुरी की आवाज़ बहुत ही सुरीली और धुन अपनी ओर मोहित कर देने वाली थी। इसी के साथ विपरीत मोहिनी वशीकरण तंत्र प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई। कुछ देर बाद ही सुभाष उठ बैठा और ध्यान लगाकर बांसुरी की आवाज़ सुनता रहा। सुभाष एक तक केवल तांत्रिक मसाननाथ की तरफ ही देखे जा रहा था। कुछ देर बांसुरी की आवाज़ सुनने के बाद सुभाष जोर जोर से रोने लगा। सुभाष के रोने की आवाज़ सुनकर तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि वो मोहिनी तंत्र के जाल से खुद को छुड़ाने में सफल हो गया है। बांसुरी की आवाज़ बंद होते ही सब इंस्पेक्टर कुलवंत और हवलदार जगदीश को वहाँ पर बुला लिया गया। तांत्रिक मसाननाथ ने हवलदार जगदीश से लॉकअप का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। दरवाज़ा खोलते ही तांत्रिक मसाननाथ ने हवलदार जगदीश से एक गिलास पानी लाने के लिए कहा और उन्होंने अपनी पोटली से थोड़ी सी खड़ी हल्दी और शहद का छोटा डिब्बा निकाला। हल्दी को शहद में डालकर उन्होंने सुभाष को खाने के लिए दे दिया। तब तक हवलदार जगदीश पानी का गिलास लेकर आ गए थे। हल्दी का छोटा टुकड़ा अपने मुंह में डालकर सुभाष पूरा गिलास पानी पी गया। अब तांत्रिक मसाननाथ ने सुभाष से अपने दाहिने हाथ को सामने करने के लिए कहा। सुभाष ने उनके सामने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। तांत्रिक मसाननाथ ने उसकी अनामिका उंगली में एक पिन चुभाकर कुछ बूंद खून निकाल लिया और उस खून से सुभाष के बाएं हाथ पर त्रिभुज बनाकर इसके बीच में लिख दिया, साधक काल कपाल। इसके बाद तांत्रिक मसाननाथ बोले, ध्यान लगाकर सुनो सुभाष, एक मंत्र बता रहा हूँ, उसे 10,000 बार जाप करना पड़ता है, लेकिन पहले तुम 100 बार इस मंत्र का जाप करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारे शरीर ने साथ दिया तो 1000 बार तक इसका जाप करना। धीरे धीरे जप करने की संख्या बढ़ाते रहना।
इसे विपरीत मातिनी वशीकरण तंत्र भी कहते हैं। ये वशीकरण तंत्र से थोड़ा अलग है क्योंकि ये विपरीत तंत्र प्रक्रिया है। मातिनी वशीकरण तंत्र में पूजा करनी पड़ती है जिसमें मिठाई की ज़रूरत होती है। उसके लिए निर्देशित दिन भी चाहिए, जैसे अमावस्या, दीपावली, ग्रहण का दिन इत्यादि। वैसे सुभाष, एक बात बताओ, उस साधक ने क्या तुम्हारी लड़की को अपने गोद में लिया था या उसके सिर पर हाथ फेरा था? सुभाष ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। नहीं, गोद में नहीं लिया था, लेकिन सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। ये सुनकर तांत्रिक मसाननाथ बोले, आशीर्वाद? नहीं नहीं, वो तुम्हारी बेटी के सिर से एक बाल लेना चाहता था। मैंने सुना कि तुम्हारी मृत लड़की कभी कभी जीवित हो उठती है। इसके पीछे का कारण है कि तुम्हारी बेटी के सिर से एक बाल लेकर साधक काल कपाल ने तुम्हारी बेटी पर पिशाचनी तंत्र का प्रयोग किया है। जब भी उसे पता चलता कि एक बलि संपूर्ण हो गई है, तब अपने पिशाचनी शक्ति को तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर भेजता था। उसे देखकर तुम सोचते थे कि तुम्हारी बेटी धीरे धीरे जीवित हो रही है, पर जैसे ही पिशाचनी तुम्हारी बेटी के अंदर से निकल जाती तो तुम्हारी बेटी फिर तुम्हें नजर आती। लगातार ऐसे ही साधक काल कपाल ने तुम्हें मूर्ख बनाया। हवलदार जगदीश सब कुछ पास ही खड़े होकर सुन रहा था। अब उसने पूछा, तांत्रिक बाबा, वैसे उस साधक को कैसे पता चलता था कि सुभाष ने इधर बलि देकर अपनी बेटी को खून से नहला दिया है? तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, ये सब उसके एक भयानक तंत्र साधना का अंग है। साधक काल कपाल देवी चंडी का साधक है, इसीलिए अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने इस साधना को चुना। इस साधना का नाम अघोर रक्त चंडी साधना है। जैसे ही सुभाष उन छोटी बच्चियों की बलि देता और उसके सिखाए बीज मंत्र को पढ़ता, वैसे ही छोटी बच्चियों की आत्मा शक्ति उसके पास जाकर इकट्ठा हो जाती। सुभाष को साधक काल कपाल ने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जेल सुभाष को हुई। अब शायद न्यायालय में सुभाष को फांसी की सज़ा भी सुना दी जाए। उधर उस साधक को अब कोई खोज भी नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अति सुख और अति दुख किसी में भी विचलित नहीं होना चाहिए। अब तांत्रिक मसाननाथ ने सुभाष को एक मंत्र बताया और सुभाष से बोले, अभी से इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। 100 बार इस मंत्र का जाप करते ही खेल शुरू हो जाएगा। अब सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने पूछा, क्या खेल होगा तांत्रिक बाबा? इस मंत्र का जाप संख्या 100 पार होते ही साधक काल कपाल को पता चलेगा कि कोई उसके बराबरी का व्यक्ति आ गया है और उसके सभी चाल को पकड़ लिया है। इसके साथ ही विपरीत प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जिस मंत्र का जाप सुभाष कर रहा है, उससे साधक काल कपाल को यह समझ आएगा कि कोई विपरीत तंत्र प्रक्रिया कर रहा है, और जिस बाएं हाथ से साधक काल कपाल ने मातिनी वशीकरण तंत्र का प्रयोग किया, उस बाएं हाथ में बहुत जोर से दर्द शुरू होगा। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा तथा अपने बाएं हाथ के जिस स्थान से साधक काल कपाल ने इस तंत्र के लिए खून अर्पित किया था, वहाँ से लगातार खून का बहना शुरू हो जाएगा। जब तक सुभाष मंत्र जाप बंद नहीं करेगा, तब तक ये सब साधक काल कपाल के साथ होता ही रहेगा। इसे कहते हैं दूसरों के लिए बनाए खड्डे में खुद ही गिर जाना। इसके अलावा मुझे ये भी पता चल गया है कि सुभाष की बेटी का मृत शरीर साधक काल कपाल के पास ही है। अब साधक काल कपाल ये सोचेगा कि हमें केवल सुभाष की बेटी की लाश चाहिए। जल्द ही सुभाष की बेटी की लाश आप लोगों को मिल सकती है। ये तो आज ही पता चल जाएगा, क्योंकि सुभाष ने 60 से ज़्यादा बार मंत्र जाप कर लिया है। दोपहर को कुछ खाना खाकर तांत्रिक मसाननाथ विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त सब इंस्पेक्टर कुलवंत जल्दी से आए। तांत्रिक बाबा, सुभाष की बेटी की लाश को बोरे में भरकर शमशान के पास वाले कचरे के ढेर के पास कोई फेंक कर चला गया। एक सफाई कर्मी ने बोरे के अंदर लाश को देख पुलिस को खबर की। हम उस बच्ची की लाश को थाने ले आए हैं। ये सुनते ही तांत्रिक मसाननाथ जल्दी से थाने में सुभाष के लॉकअप के पास पहुंचे। सुभाष लगातार मंत्र का जाप कर रहा था। ये देखकर तांत्रिक मसाननाथ ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि साधक काल कपाल को जान से मारने व उसके एक हाथ को पूरी तरह अपंग बनाने का उनका कोई विचार नहीं है। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं है। वो चाहते हैं कि साधक काल कपाल सुधर जाए और तंत्र शक्ति का सदुपयोग करे। सुभाष को
अपनी बेटी को एक अंतिम बार के लिए देखने का एक मौका सब इंस्पेक्टर कुलवंत ने दिया। सुभाष के साथ तांत्रिक मसान नाथ भी उस बच्ची के पास आए। अब तांत्रिक मसान नाथ से सब इंस्पेक्टर कुलवंत बोले, इसका मतलब तांत्रिक बाबा, आपने जो भी कहा वो सब सही है। साधक काल कपाल कितना बड़ा धूर्त है, ये कोई समझ भी नहीं सकता। साधक काल कपाल की नज़र हम पर थी, तभी वो सुभाष की बेटी की लाश कहाँ है ये बात जानता था। सुभाष अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था और सब इंस्पेक्टर कुलवंत व तांत्रिक मसान नाथ एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अचानक ही तांत्रिक मसान नाथ की नज़र हवलदार जगदीश पर पड़ी। तांत्रिक मसान नाथ ने हवलदार जगदीश से पूछा, तुमने अभी कुछ छुपाया? तुमने अपने जेब में क्या रखा? हवलदार जगदीश ने उस लाश के बोरे से कुछ उठाकर अपने जेब में डाल लिया, जिसे वो अब दिखाना नहीं चाहता। तांत्रिक मसान नाथ ने कई बार उस वस्तु को दिखाने के लिए कहा, तब हवलदार जगदीश ने अपने जेब से एक कागज़ का टुकड़ा उन्हें दे दिया। उस कागज़ पर खून से लिखा हुआ था, मौत का सामना करने के लिए तैयार रहना। हवलदार जगदीश बोला, तांत्रिक बाबा, आपको कोई परेशानी ना हो और आपको इस धमकी के बारे में पता ना चले, इसलिए मैं इस कागज़ के टुकड़े को छुपा कर फेंकने जा रहा था। उस कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़कर तांत्रिक मसान नाथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, इसे साधक काल कपाल ने अपने हाथ से निकले हुए खून द्वारा लिखा है, लेकिन इसे छुपा कर कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी मैं यहाँ पर साधक काल कपाल के नकारात्मक शक्ति का विनाश करने की मंशा से ही आया हूँ। साधक काल कपाल, तुम्हें नहीं पता कि तुम किसी युद्ध के लिए ललकार रहे हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा मैं शीघ्र ही पूरी करूँगा। तुमने मसान नाथ को मौत की धमकी दी है, महातांत्रिक मसान नाथ को। चैत्र महीने की गर्मी हो या भयंकर गर्मी, सुबह का वातावरण काफ़ी मनोरम रहता है। घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले थे। तांत्रिक मसान नाथ प्रतिदिन की तरह अपनी नृत्य क्रिया को पूर्ण कर योग ध्यान में लग गए। पिछली रात उन्होंने सब इंस्पेक्टर कुलवंत के घर पर बिताई। इसी बीच सब इंस्पेक्टर कुलवंत भी नींद से जाग चुके थे और उठते ही अपने बूढ़े पिताजी की सेवा में लग गए। ये सब देखकर तांत्रिक मसान नाथ को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कुछ ऐसी भी संतानें हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी संतानें हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगी रहती हैं। उन्होंने मन ही मन सब इंस्पेक्टर कुलवंत को आशीर्वाद दिया। अपने बूढ़े पिताजी की सेवा करने के बाद सब इंस्पेक्टर कुलवंत तांत्रिक मसान नाथ के पास गए और उनसे चाय पानी के लिए पूछा। ये सुनकर तांत्रिक मसान नाथ बोले, आपको चाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं खाऊंगा। अभी मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह का ये मनोरम वातावरण बहुत पसंद है। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं चलता हूँ। अगर कोई ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास फिर आऊँगा। ये बोलकर तांत्रिक मसान नाथ अपनी पोटली को लेकर बाहर चल पड़े। सब इंस्पेक्टर कुलवंत का घर शहर से थोड़ा हटकर सुनसान स्थान पर है। यहाँ पर पेड़ पौधे शहर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। हरे घास को चीर कर जो रास्ता निकल गया है, उसी रास्ते से तांत्रिक मसान नाथ चलते हुए जा रहे थे। सुबह की मनोरम शीतल हवा उनके शरीर को ऊर्जावान कर रही थी। इतनी सुबह चारों तरफ ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। उनके कान में केवल चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही थी। तांत्रिक मसान नाथ इस मनोरम वातावरण को महसूस करते हुए चलकर जा रहे थे। अचानक ही एक लड़के ने उन्हें रोका। उस लड़के ने तांत्रिक मसान नाथ को रोकते हुए कहा, नारायण चाचा, इसे रखिए, देव भैया ने आपको देने के लिए कहा है। इसके 30 रुपये हुए। तांत्रिक मसान नाथ को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने उस लड़के से कहा, कौन नारायण चाचा? कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर आपको कोई फ़ायदा नहीं। देव भैया ने इसे आपको देने के लिए कहा है और दाम बताया 30 रुपया। अरे कौन देव भैया? मैं इस शहर में नया आया हूँ और मेरा नाम नारायण नहीं है, मेरा नाम है तांत्रिक मसान नाथ। अब उस लड़के ने कहा, ठीक है काका, गलती हो गई, मैंने गलती से आपको नारायण काका समझ लिया। तांत्रिक मसान नाथ ने मजाक में हंसमुख होकर बोले, मुझे नारायण चाचा समझ चले कोई बात नहीं, पर किसी और को नारायण चाचा समझकर ये वस्तु मत दे देना, वरना तुम्हारे देव भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुबह सुबह की इस अद्भुत घटना ने तांत्रिक मसान नाथ के मन को हंसी से भर दिया। उन्होंने मन ही मन हंसते हुए फिर से चलना शुरू किया। इसी तरह चलते हुए
तांत्रिक मसाननाथ 7 बजे के आसपास सड़क के किनारे वाले शमशान के पास पहुंच गए। सड़क के किनारे एक चाय की दुकान देखकर तांत्रिक मसाननाथ वहां गए और एक कुल्हड़ चाय बोलकर बाहर रखे बेंच पर बैठ गए। चाय के दुकान से ही दूर शमशान में जलती एक चिता उन्हें दिख रही थी। उधर ही देखकर तांत्रिक मसाननाथ कुछ सोच रहे थे। अचानक ही एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी आकर उनके पैर के पास बैठ गया। दिखने में थोड़ा पागल भी लग रहा था। उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ खिला दीजिए बाबा, 4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, केवल पानी पीकर जी रहा हूँ, कुछ खिला दीजिए बाबा जी। तांत्रिक मसाननाथ उसे उठाते हुए बोले, ठीक है, पहले तुम मेरे पैर के पास से उठो, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, ठीक है तो बताओ क्या खाओगे, चाय बिस्कुट खाओगे? उस आदमी ने उठते हुए कहा, आप जो भी खिला दे बाबा। तांत्रिक मसाननाथ ने चाय वाले से 1 कुल्हड़ चाय और 1 पैकेट बिस्किट देने के लिए कहा। कुछ ही मिनट में 2 कुल्हड़ चाय और 1 पैकेट बिस्कुट दुकानदार दे गया। 1 कुल्हड़ तांत्रिक मसाननाथ ने पीना शुरू किया और दूसरा कुल्हड़ व बिस्कुट का पैकेट उन्होंने उस आदमी को दे दिया। तांत्रिक मसाननाथ ने देखा कि चाय में बिस्कुट डुबाकर खाते हुए उस आदमी की आंखें भर आई हैं। ये देखकर तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, क्या हुआ, खाने को मिला ना, फिर क्यों रो रहे हो? असल में मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है। चाय पीने के बाद तांत्रिक मसाननाथ ने चाय वाले को पैसे दिए और उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा, बाबा मेरा नाम शरद है। तांत्रिक मसाननाथ ने कहा, तो शरद मेरे साथ उधर चलो, अगर और कुछ खाना है तो बताओ। नहीं बाबा, अभी के लिए इतना ही। तांत्रिक मसाननाथ ने गली की ओर हाथ दिखाते हुए शरद से कहा, चलो मेरे साथ, रास्ते की उस तरफ गली दिख रही है ना, उधर से ही मैं आया हूँ, तुम भी मेरे साथ उधर चलो। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहाँ चल के क्यों ना बैठा जाए, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें भी करनी हैं। शरद इसके लिए राजी हो गया। तांत्रिक मसाननाथ के साथ वो भी उस गली में चलता रहा। कुछ दूर चलते ही दोनों बहुत साल पुराने एक बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वो बरगद का पेड़ काफ़ी जर्जर है, लेकिन उसमें शाखाएं बहुत है। बरगद पेड़ से झूलते जड़ नीचे ज़मीन तक मिले हुए थे। इसी से पता चलता है कि ये पेड़ काफ़ी पुराना है। उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए सीमेंट द्वारा एक गोल जगह बनाया गया है। उस जगह पर जाकर तांत्रिक मसाननाथ बैठ गए और शरद को भी वहाँ बैठने के लिए कहा। शरद भी तांत्रिक मसाननाथ के कहे अनुसार वहाँ उनके पास बैठ गया। शरद के बैठते ही तांत्रिक मसाननाथ ने शरद से अपना दाहिना हाथ फैलाने के लिए कहा। शरद ने अपना दाहिना हाथ ये सोचकर फैला दिया कि शायद बाबा उसके जीवन की भाग्य रेखा देखकर कुछ बताएंगे, पर तांत्रिक मसाननाथ ने अपना दाहिना हाथ शरद के हाथ पर कुछ सेकंड के लिए रखकर हटा लिया और बोले, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी जान गया था, पर अब मेरा शक सही निकला। अब बताओ कि साधक काल कपाल ने तुम्हें मेरे पास क्या जानने के लिए भेजा है? ये सुनते ही शरद के चेहरे पर आश्चर्यचकित होने की रेखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। तुरंत ही शरद ने अपने दाहिने हाथ से तांत्रिक मसाननाथ के गले को जोर से पकड़ लिया। तांत्रिक मसाननाथ के गले को दबाकर शरद उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा। तांत्रिक मसाननाथ जब उसके हाथ को अपने गले से छुड़ाने में नाकामयाब रहे, तब उन्होंने अपनी पोटली को पकड़ उसे शरद के सिर पर दे मारा। उस पोटली के अंदर एक खोपड़ी, कुछ लोहे की वस्तु तथा उनके तंत्र मंत्र की सामग्री थी। इन सभी के इकट्ठा होने के कारण पोटली भारी थी, इसीलिए पोटली सिर पर लगते ही शरद अपना सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। तांत्रिक मसाननाथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अभी अगर वो चाहें तो अपने सिद्ध किसी भैरव मंत्र का प्रयोग करके शरद को बुरी तरह से मौत दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता चल गया कि शरद के अंदर भी कुछ नकारात्मक शक्ति है, जो कि उससे साधक काल कपाल के आदेश दिए सभी बात को करवा रही है। शरद के नीचे गिरते ही तांत्रिक मसाननाथ ने तुरंत अपनी पोटली से थोड़ी हल्दी निकाल उसके चारों तरफ मंत्र पढ़ते हुए एक पीताम्बर चक्र बना दिया। ये एक शक्तिशाली अदृश्य घेरा था जिसमें रक्षा मंत्र का प्रयोग किया गया था। अब शरद फिर से उन्हें मारने के लिए झपटा, पर एक अदृश्य घेरे से टकराकर दर्द से कराहते हुए नीचे गिर पड़ा। शरद को समझ आ गया कि बाबा ने उसके चारों तरफ एक मायावी घेरा बना दिया है। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपने मदन मोहन बांसुरी को निकाला और उसे बजाना शुरू किया।
बांसुरी की आवाज़ शरद कुछ देर तक ना चाहते हुए भी सुनता रहा और फिर अपने जगह पर ही बेहोश हो गया। तो अब क्या होगा आगे? क्या शरद को इस वशीकरण से मुक्ति मिल पाएगी? क्या तांत्रिक मसान नाथ और साधक काल कपाल का आमना सामना होगा? और होगा भी तो वो कब होगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में। यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग के साथ। जय बाबा महाकाल।